students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear student, हम अपनी इससे लास्ट क्लास में, वेरी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टार्ट किया था. याद है आपको? रिकॉल है, कर लिया आपने? हमने चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस सीखी थी, उसके सॉल्यूशन सीखे थे, है ना. और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे कि कुछ जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं एप्लीकेशंस में हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. चलो आप देखोगे कि कैसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले वो कह रहा है सम एप्लीकेशंस, जैसे कि वी बिगिन विद ए सिंपल एग्जांपल. सबसे पहले एक एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर इज 74, कि दो नंबर हैं जिसका सम 74 है. ठीक है. वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर. ठीक है. वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर. व्हाट आर द नंबर्स? अब मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए होंगे और आपको नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है. आपको कंडीशन दे दी है, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या है, हमारे पास दो बातें कही हैं इसमें. कि क्या कही है? कि दो नंबर हैं जिनका सम एडिशन 74 है. ठीक है. क्या है? सम 74 है. दूसरी बात क्या कही है? एक तो कही है कि सम 74 है और वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर. ठीक है. तो इसको देखते हैं कैसे करना होगा हमें. अगर हम मान लें कि एक नंबर x, जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि दो नंबर्स हैं, कैसे हैं वो दो, कैसे मानोगे? लेट वन नंबर इज x. ठीक है. हमें पता नहीं है क्योंकि क्या है नंबर, हमें तो जो टर्म्स कंडीशंस बताई हैं हम तो उसको सोच के चलेंगे. ठीक है. आपने क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ना है पार्ट्स में पढ़ना है. जब भी आपने कोई भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम पढ़नी है उसको पार्ट्स में पढ़ो, ब्रेक करके पढ़ो, फिर वैसा वैसा अपना सोल्यूशन पे आते जाओ, आपको बहुत इजी लगेगा. अब देखो, उसने कहा था दो नंबर जिसका सम 74 है. अभी मेरे को सम मैं लिख नहीं सकती क्योंकि नंबर ही नहीं पता. दूसरी बात कहिए, देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, उससे हमें कुछ समझ आए. उसने कहा है उसमें एक नंबर जो है ना दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है. तो एक नंबर ही मान लूँ पहले तो मैं कि लेट वन नंबर इज x. तो दूसरा क्या होगा? अदर नंबर क्या होगा? अदर नंबर इज, हमने कहा है ना कि अगर एक x है, क्वेश्चन में ये बोला एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 10 हो जाएगा. यही बात हो गई ना, क्योंकि उसने ये बोला था कि कोई भी एक नंबर लोगे उसका जो दूसरा नंबर होगा वो उससे 10 ज्यादा है, 10 मोर है, तो दूसरा x प्लस 10 हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है? दोनों नंबर का सम भी दिया है 74. क्या हो जाएगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 74. बन गई लीनियर इक्वेशन, बन गई है लीनियर इक्वेशन. तो अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है. क्या करना है? वही x वाली जो है वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या किया था. अब यहां देखो, ये क्या है? ये तीन चीजें प्लस हो रही हैं. क्या क्या प्लस हो रहा है? एक x प्लस हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, एक x, फिर दूसरा x, फिर एक 10, है ना. ऐसे ये हो रहे हैं, ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं. हमने क्या सीखा है कि वेरिएबल को तो एक साइड रख लें. हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी? वेरिएबल को तो रख लो एक साइड, बाकी सारे ले जाओ दूसरी साइड. अब यहाँ पे दो हैं वेरिएबल, ये भी है वेरिएबल. अब ये ना कहना कि हम तो चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल है तो एक x ही ना, दो बार लिखा है पर है तो वो एक x और y दो अलग अलग तो नहीं है ना. या है एक ही वेरिएबल, लिखा दो बार है, तो यानी दो बार लिखा तो ये 2x है. और ये जो 10 है हमने हटाना है ना इसको यहाँ से, तो वहां चला जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 74 माइनस 10 64. अब फिर वही हमने सीखा हुआ है, x को बिल्कुल अकेला करना है. ये जो 2 है यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 64 डिवाइड में चला जाएगा 2. अब इसको काट दो,
2 3 जा 2 2 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 32, x की वैल्यू आ गई 32, यानी कि हमने मानना था, हमने एज्यूम किया था कि हमारा 1 नंबर यानी फर्स्ट नंबर 10 आ गया, सॉरी x मानना था, तो ये फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर x था, तो अदर नंबर सेकंड नंबर, अदर नंबर जो था वो था x प्लस 10, दूसरा नंबर क्या माना था x प्लस 10, और x का आंसर कितना आया 32, x की जगह मैंने रख दिया 32 प्लस में 10, तो ये आ गया 42, यानी एक नंबर आया 42 और एक नंबर आया 32, तो ये इसका आंसर है। ऐसे आपको स्टेटमेंट से अपनी पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर आंसर निकालना है। आगे समझ, स्टेटमेंट को पढ़ना है, ब्रेक करो, अपने हिसाब से उसको अपने दिमाग में फिट करो, फिर सॉल्यूशन निकालो। अभी हम बहुत सारे इसके एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे एक स्टेटमेंट को ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं इसके एग्जांपल्स पे। लेट्स सी, तो इस तरह से ये वाला तो एग्जाम्पल यहाँ पे था, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। एग्जाम्पल 5 करते हैं पहले। सो हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 5 देखो क्या कहता है, व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस टू गेट दिस। मैंने क्या कहा आपको, कोई भी स्टेटमेंट पढ़नी है उसको पहले ब्रेक करो, दिमाग में लेके आओ। अब देखो क्या लिखा है, क्या क्या दिया है यहाँ, व्हाट शुड बी एडेड, कुछ ये नहीं बताया क्या ऐड, वो कह रहा है बस व्हाट शुड बी एडेड, कुछ ऐड होना है, किसमें, टू का मतलब किसी में, किसमें, ट्वाइस द रैशनल नंबर, यानी कि इसमें जुड़ना है। तो मैंने क्या कहा है, ब्रेक करके स्टेटमेंट को अपने दिमाग में फिट करो, फिर अपने सॉल्यूशन पे जाओ। तो पहले मैं लिख ही लेती हूँ जितना जितना, ताकि हम भूलें नहीं क्या क्या दिया है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमें अभी ये नहीं पता क्या ऐड होना है, जितना मुझे समझ आएगा अभी तो मैं उतना ही लिखूंगी। ठीक है, क्या लिखें, ट्वाइस द रैशनल नंबर, है ना। मुझे ये कहा है व्हाट शुड बी एडेड, वो अभी नहीं समझ आ रहा, मुझे इतनी बात समझ आ रही है कि ट्वाइस द रैशनल नंबर, ट्वाइस का मतलब डबल करना, कि डबल करना है किसका, रैशनल नंबर इसका, -7/3। ठीक है, अब उसने कहा था कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा था, ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर दिस, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, हमें नहीं पता क्या ऐड हो रहा है, पर वो कह रहा है इसमें अगर कुछ ऐड हो रहा है तो टू गेट दिस, यानी आंसर आ रहा है 3/7, कि इस ट्वाइस ऑफ दिस रैशनल नंबर में कुछ ऐड होने से आंसर ये आ रहा है। यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना। जो जो बोला था हमने एक बारी तो वैसे लिख दिया। अब देखते हैं हम, अब यहाँ पे कुछ में हमें पता नहीं है तो x मान लें, जब भी कुछ नहीं पता होता तो उसको कुछ भी वेरिएबल x मान लेते होते हैं हम। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में -7/3 प्लस में x इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब क्या करो, पहले तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कर लो। ठीक है, क्या हो गया, ये -14/3 प्लस का x इज इक्वल टू 3/7। आगे इतनी बात समझ। अब देखो मैं इसको यहाँ कर रही हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को। हमने लीनियर इक्वेशन सीखी थी सॉल्व करनी लास्ट क्लास में। हमने क्या कहा था, जोन सा भी वेरिएबल है उसको मुझे अकेला करना है अगर आंसर चाहिए। उसके पास जितना कुछ भी बैठा है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, सब कुछ हटा दो। अब यहाँ पे प्लस इसके साथ क्या हो रहा है, ये माइनस का 14/3, मैं इसको राइट हैंड साइड ले आऊँ, क्या बनेगा, ये x इज इक्वल टू 3/7, वहाँ ये माइनस का 14/3 है ना, तो यहाँ आ जाएगा राइट हैंड साइड पे ये प्लस का 14/3 हो जाएगा, यही होएगा। अब देखो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम क्या होता है, 7 और 3 का, 3 1 जा 7 से 7 1 जा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई 21, यानी कि एलसीएम आ गया 21। कैसे सॉल्व करते हैं अब इसको, पहले 21 को 7 से डिवाइड करते हैं और फिर कितना आएगा, ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 बनेगा ना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस
ठीक है, इसको इससे करोगे डिवाइड, 3 7 जा और 14 को 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 14 को 7 से करोगे 14 7 जा 91 अपॉन में 21, तो x इज इक्वल टू 91 और 9 100/21, ठीक है। तो यानी कि x में जब ये ऐड होगा तब हमें ये आंसर मिलेगा, x का ही आंसर निकालना था। क्लियर है सबको, आ गया सबको समझ, ठीक है। नोट कर लो बच्चों इसको, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया सबका, ओके। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब इसमें देखो, द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 कंप्लीट होल नंबर इंटू 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अब ये कहोगे क्वेश्चन तो हम लीनियर इक्वेशंस का कर रहे थे, अलजेब्रिक पे थे, अब ये हम पैरीमीटर में कहाँ पहुंच गए, मेंसुरेशन में कहाँ पहुंच गए। कोई बात नहीं, करना वही है, हमें लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, तो हम क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी एक स्क्वायर, बट वो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी फोर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये ना दोनों लेंथ इक्वल और ये ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, लेंथ एक जैसी और 2 ब्रेड्थ एक जैसी। अच्छा जी, अब उसने कहा फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ हमें पता नहीं, ठीक है। ब्रेड्थ दी है, कितनी है, ब्रेड्थ का मतलब जो विड्थ है वो कितनी दी है, विड्थ दी है 2 3/4। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है इसको हमें सिंपल करके लिखना है, तो ये कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और ये प्लस हो जाता है, तो कितना हो गया 11/4 सेंटीमीटर। ये होगी हमें, यानी कि ये विड्थ दी है 11/4 सेंटीमीटर, ये भी 11/4 सेंटीमीटर। लेंथ हमें पता नहीं है ना, यही कहा ना उसने कि पैरीमीटर कुछ दिया। अभी मैं पैरीमीटर की बात नहीं कर रही, उससे आगे का पढ़ो। मैंने क्या कहा है, उसको ब्रेक कर लो। पहले तो कुछ पैरीमीटर दिया है, मुझे पैरीमीटर से पहले क्या और क्या दिया हुआ है, उसकी विड्थ दी है। जो जो बात कही है वैसे वैसे देखो, कि कोई रेक्टेंगल था, पहले तो मैंने रेक्टेंगल बना लिया, उसमें क्या क्या दिया है, लेंथ। पहले मैंने उस रेक्टेंगल को बना के देखा कि उसकी 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेड्थ होती हैं, है ना। लेंथ दी नहीं हुई, जो जो ब्रेड्थ दी थी वो मैंने लिख दी, है ना। अब क्वेश्चन में उसने कहा पैरीमीटर, तो पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पहले तो मुझे ये बताओ कि पैरीमीटर होता क्या है। पैरीमीटर जो भी किसी भी फिगर का होगा वो क्या होता है, सारी की सारी साइड्स का सम, टोटल उसकी लेंथ, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि चारों की चारों साइड्स की एडिशन क्या होती है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर तीसरी वाली लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। एक्चुअली में यानी इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। या फिर ऐसे लिख लो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है पैरीमीटर का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या दिया, अब हमने जो स्टेटमेंट में दिया है बस वो वैल्यू फिल करो। पैरीमीटर दिया था, क्या दिया पैरीमीटर आंसर, अब यहाँ पे ये पैरीमीटर की जगह पैरीमीटर लिख दो। पैरीमीटर कितना है 13, मैंने लिख दिया 13 इज इक्वल टू 2 की जगह 2 लिख दिया। लेंथ मुझे पता नहीं है ना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की जगह क्या है 11/4, ठीक है। ब्रेड्थ 11/4 निकाली है ना अभी अभी हमने, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब फिर वही एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, ये देख के समझ आ रहा है आपको। मैं इसको, इस वाले को जरा इरेज कर लूँ, यहाँ इरेज करूँ, इसको इरेज कर देती हूँ अब, क्योंकि आपको रेक्टेंगल तो समझ आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको जरा इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो
अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, मेरे पास है 13 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 11/2, 11/4 है एक्चुअली, है ना, 11/4 ये है, यही है, ठीक है। अब देखो मैंने ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, क्यों, यहाँ पे एक ये वेरिएबल है। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल जरूरी नहीं आपको एक्स ही दिखेगा क्वेश्चन में, कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको मैंने क्या सिखाया था आपको, या तो ऐसे ही सॉल्व कर लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, 2 इंटू एल प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13, विच इम्प्लाइज, हमने जब वेरिएबल निकालना है तो उसके बाद जितनी भी चीजें बैठी हैं उसको हटाना है। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट के बाहर वाला इस 2 को हटा दे, है ना, क्या हो जाएगा, ये l प्लस 11/4 के पास से मैंने 2 को हटाया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, उधर जाके डिवाइड 13/2, ठीक है। अब देखो अभी तो मुझे l को अकेला करना है, उसके साथ कौन बैठा है, 11/4 प्लस हो रहा है, तो यानी इसको हटाऊं, अगर ये प्लस हो रहा है तो राइट में जाके माइनस, तो l इज इक्वल टू 13/2 माइनस 11/4, ठीक है ये बात। अब बस l सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड पे क्या करना है, एलसीएम ले लें, 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 13 से मल्टीप्लाई किया 26, माइनस 4 को 4 से किया 1 और 1 इंटू 11, एलसीएम लेना तो आपको आता है ना। l इज इक्वल टू, ये कितना बैलेंस बचा, माइनस करोगे तो ये 15/4, ठीक हो गया ये, यानी यहां उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड इट्स लेंथ, ठीक हो गया। तो यानी कि लेंथ आ गई है 15/4, सबको आ गया समझ, ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको, ठीक है। अब मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। द प्रेजेंट एज, अब देखो सारे आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिए, कुछ ना कुछ बात बताई है, उस बात के हिसाब से हमने अपने लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर आंसर फाइंड करनी है। अब देखो क्या कहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, यानी कि कोई बच्चा है, आपकी क्लास में भी कोई बच्चा होगा साहिल, सपोज कर लो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा साहिल है तो सपोज करो मैं उसकी बात कर रही हूं कि कोई साहिल बच्चा है, उसकी मदर है। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि साहिल्स मदर इज, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ठीक है। एक बात ये कही है, हर क्वेश्चन में 2-2 बातें कही हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। पहली बात कही है कि प्रेजेंट का मतलब आज की जो साहिल की मम्मी की एज है वो साहिल से 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम, मान लो जैसे साहिल की एज 5 है तो उसकी मम्मी की उससे 3 टाइम्स हो जाएगी 15, पर अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि 5 ही है, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, तो यहाँ अब उसने बताया नहीं कि साहिल की कितनी एज है, बस उसने ये बात कह दी है कि साहिल की एज जितनी भी है उसकी मम्मी की एज उससे 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना, 3 टाइम्स, ठीक है। एक लाइन तो उसने ये कह दी। दूसरी बात में फिर क्या कहा है कि आज की बात बता दी, ऐसी है, आफ्टर 5 ईयर्स, फिर 5 सालों के बाद क्या होगा, देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर। क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, कि 5 साल के बाद देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर्स, कि अगर दोनों की एज को ऐड कर देना तो वो क्या हो जाएगी, वो 66 हो जाएगी, टोटल दोनों की मिलाकर 66 हो जाएगी। अब पहले मुझे पता ही नहीं है कि एज है कितनी, है ना। अब जो चीज नहीं पता हम क्या करते हैं उसको एज्यूम, क्योंकि सारी बात एज के ऊपर कही है, 3 टाइम्स 5 ईयर्स के बाद। सबसे पहले तो यानी मुझे क्या पता होगा, साहिल की एज मान लूंगी तभी पता चलेगा ना, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ठीक है। अगर मैं ऐसे मान लूं कि साहिल की एज x है प्रेजेंट, फिर उसकी मम्मी की कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ
साहिल्स मदर, जो जो कहा है उसने जो पहली लाइन कही है पहले मैं उसको लिख रही हूं, ठीक है। साहिल्स मदर, उसने कहा था क्वेश्चन में कि जितनी भी है ना साहिल की एज उसकी मम्मी की उससे 3 गुना है, 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3x हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अब उसने एक जो कहा था मैंने वहां तक कर दिया, उसने उसके बाद 5 ईयर्स के बाद की कही है, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। आज सपोज करो आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट 10 ईयर्स का है, 5 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही हम अगर आफ्टर 5 ईयर साहिल की एज लिखें, साहिल्स एज कितनी हो जाएगी बच्चे, अगर उसकी आज एज x है तो उस 5 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। और मदर की एज, साहिल की मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब देखो वो कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड टू द 66 ईयर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड टू, कि दोनों की एज को अगर हम ऐड कर दें क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं दोनों की एज को ऐड करूं, इसकी एज x + 5 है, मम्मी की एज कितनी है 3x + 5, दोनों को ऐड करने पे वो क्या कह रहा है, दोनों की एज मिलके कितनी हो जाएगी 66। बन गई एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, दिख रहा है ना अब x वाली। अब तो सॉल्व करना आ जाएगा हमें, कैसे सॉल्व करना है। पहले मैंने क्या कहा है, जो भी वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड रखो, बाकी सब हटा दो। पहले तो वेरिएबल इकट्ठे कर लें। 1x और 3x कितने हो गए, 4x प्लस 5 और 5 10 हो गए, इज इक्वल टू 66। ठीक है। अब देखो ये बाकी का मैं यहाँ कर रही हूँ, वेरिएबल सॉल्व करना है तो उसके साथ पहले तो हटाना किसको है, 10 एक्स्ट्रा बैठा हुआ है उसको हटा लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 66 था राइट में, उधर जाके 10 माइनस का 10, 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10 56 है ना। अब x को अकेला करना है तो 4 को भी हटाना पड़ेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, राइट में जाके डिवाइड में, तो अब ये डिवाइड में अब कितना हो जाएगा, 4 से जब इसको कैंसिल करोगे 4 1 जा 4, 4 4 जा, है ना। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 14। उसने कहा था फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, क्वेश्चन में क्या पूछा था प्रेजेंट एजेस, और हमने प्रेजेंट एज साहिल की मानी है ना x, तो क्या लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल क्या थी x, और कितना आया उसका आंसर 14 है ना। और मदर की प्रेजेंट एज ऑफ मदर की क्या थी एज 3x थी ना, मदर की एज 3x है, तो यानी कि क्या आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई में 14, x की वैल्यू 14 आई है तो 3 × 14 42, यानी कि आज साहिल की एज है 14 और मदर की एज है 42। ठीक है, आगे सबको समझ, सो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो अब इसमें क्या कहा, बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coin as he has 5 rupee coin। 3 time क्या कह रहा है, बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupee coin। एक लाइन तो उसने ये कही है, if he has in all sum of rupees 77 how many coins of each denomination does he have। क्वेश्चन समझ आया बच्चे आपको, मैंने क्या कहा है, जब भी स्टेटमेंट दी है सारा इकट्ठा समझ पढ़ के ये नहीं कर देना कि क्या है अब इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हर सेंटेंस को पढ़ोगे, स्टेप को समझोगे, अपने दिमाग में फिट करना है। फिर पहले तो मैंने ये वाली लाइन फिट करनी है अपने दिमाग में कि बंसी के पास क्या है 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupees, कि यानी कि जितने उसके पास 5 रुपये वाले कॉइन हैं उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपीज़ वाले 2 रुपये वाले कॉइन हैं। ठीक है,
कि जितने उसके पास 5 रुपये वाले कॉइन हैं उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपये वाले कॉइन है। यही कहा है ना, 3 टाइम्स है 2 रुपये वाले कॉइन जितने उसके पास 5 रुपये वाले कॉइन है। तो यानी कि 3 टाइम्स किसका है, 5 रुपये कॉइन का ना। तो यानी पहले मुझे 5 रुपये कॉइन तो पता होगा, तो मैंने पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको अपने बुक में लिख लेना है, नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। तो क्या मानेंगे, लेट बंसी हैज 5 रुपये कॉइन। 5 रुपये कॉइन्स कितने हो गए x। मुझे पता नहीं ना कितने हैं 5 रुपये कॉइन, x हैं, 5 वाले जो हैं 5 रुपये वाले x कॉइन है, ठीक है। उसके पास फिर बंसी हैज 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन्स कितने हो जाएंगे, उसने क्या कहा है कि उसके पास 2 रुपये वाले कितने हैं, 3 टाइम्स, यानी 3 गुना है, यानी कि वो कितने हो गए 3x, है ना, इतने ही हो गए। अब बताओ मुझे इससे आगे हम क्या करें। उसने कहा है कि उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी 77 रुपीज है। टोटल पैसे कितने हैं, 77 रुपीज, राइट। अब पहले तो मुझे ये पता होने चाहिए ना कि उसके पास ये तो कॉइन्स हैं 5 रुपये वाले और ये 2 रुपये वाले कॉइन है, ठीक है। तो टोटल मनी कितनी बन रही है यहां से, 5 रुपये वाली और 2 रुपये वाली मनी कितनी है। टोटल अमाउंट फ्रॉम 5 रुपये कॉइन, 5 रुपीज कॉइन्स। अब एक बात मुझे एग्जांपल दो, आपके पास 2 कॉइन्स है 5 वाले, टोटल मनी कितनी होएगी। अगर मैं कहूँ आपके पास 2 कॉइन्स हैं 5 रुपीज के, तो कितनी मनी है आपके पास, 10 रुपीज। कैसे, 5 इंटू 2 किया। अगर मैं कह दूँ आपके पास 10 कॉइन्स हैं 5 रुपीज के, फिर कैसे करोगे, 10 है 5 रुपीज के कॉइन, तो 5 इंटू 10 50 रुपीज है मेरे पास, ऐसे ही करोगे ना। तो अब ऐसे ही अगर मेरे पास, जैसे मैंने 10 बोला 2 बोला, तो ऐसे ही यहाँ मेरे पास x है ना। तो 5 वाले टोटल कितने रुपीज हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे ना। और अगर अमाउंट उसकी बात करें, मनी की बात 2 रुपये वाले करें, अमाउंट फ्रॉम 2 रुपये कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3x यानी कि 6x। यानी कि टोटल पैसे तो यानी ये वाले प्लस ये वाले हैं, है ना। 5 रुपये कॉइन से और 2 रुपये कॉइन से टोटल पैसे पता चल गए, टोटल मनी पता चल गई इतनी है। और वैसे हमें क्वेश्चन में भी दी है टोटल इतनी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टोटल मनी इज इक्वल टू 77। और यहां से टोटल मनी कितनी बनेगी, ऑल्सो टोटल मनी क्या है, 5x प्लस 6x भी है ना। ये भी टोटल मनी है, वो भी टोटल मनी है। सो क्या हो जाएगा ये, सो वी कैन राइट, दोनों है तो टोटल मनी ना, तो इसका मतलब 5x और 6x कितने हो गए, दोनों x आपस में ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 11x इज इक्वल टू 77, है ना। अब वही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, वेरिएबल को अकेला करना है मेरे को, 11 को इसके पास से हटाना पड़ेगा। तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाके डिवाइड में, 11 7 जा 77 यानी x की वैल्यू आ गई 7। और ये x किसको माना था, 5 रुपये वाले कॉइन को। यानी कि हमारे पास 5 रुपये वाले कितने कॉइन है, 7। उसने यही पूछा था ना कि कितने कॉइन्स हैं, कितनी डिनोमिनेशन है। 5 रुपये वाले 7 कॉइन है और 2 रुपये वाले कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 7 21 कॉइन्स। ठीक है, ये लास्ट में आपने लिखना है कि बंसी हैज 5 रुपये कॉइन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। और 2 रुपये वाले कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई में 7 21। ठीक है, आगे सबको समझ, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, एग्जाम्पल 9 देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। अब फिर इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। कंसेक्टिव, पहले तो वर्ड कंसेक्टिव का क्या मतलब होता है? लगातार। जैसे अब मैं कह दूं 2 है तो उसके बाद 3 और 4 ही लिखना पड़ेगा, 3 कंसेक्टिव ये हो गए। अगर मैं लिख दूं 15 तो इसका मतलब अगला 16, अगला 17, बिल्कुल लगातार कोई 3 नंबर की बात कह रहा है वो इस क्वेश्चन में। 3 कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार 3 नंबर, ठीक है। पर आगे उसने एक और बात कही है कि वो मल्टीपल हो 11 का। किसका मल्टीपल हो? 11 का, ठीक है। अब अगर मैंने सपोज करो काउंटिंग लिखी हुई है 11 है, अगला आप ये नहीं कहोगे कि 12 ले लेना है, अगला 13, ये लगातार की बात नहीं है। लगातार उसने कहा है पर 11 का मल्टीपल हो। अगर तो 11 का मल्टीपल का मतलब 11 का टेबल। अब अगर 11 का टेबल है, ठीक है, तो अगला यानी कि 22 होगा, अगला 33 होगा, है ना। पर क्या कह रहा है, हम अगर पहला नंबर x मान रहे हैं, अगर एक 11 है वो x प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, अगर 22 तक पहुंचना है तो x प्लस 11, उससे अगला फिर x प्लस 11 प्लस 11, है ना। एक नंबर x है, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिखो, इसमें भी x में कुछ और गड़बड़ नहीं, कि वो 11x है। दूसरा 11x प्लस 11, ठीक है, क्योंकि x अगर कोई भी नंबर है और दूसरा उसमें 11, फिर उससे भी अगला 11 प्लस 11, ठीक है। तो 3 कंसेक्टिव नंबर्स ये हो गए हैं। तो आप लिख लो 3 कंसेक्टिव numbers are 11x प्लस 11 प्लस, और क्या, 11x प्लस 11 का मतलब 11x प्लस 22, ठीक है। ये हो गए, इसको यहाँ कोमा लगा लो, प्लस की जगह कोमा लगा लो, कि ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स हमने ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर सम, इन सबको जब हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन सबका ऐड, सम 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 22, इन सबका एडिशन बनेगा 363, ठीक है। अब देखो हमने क्या करने हैं, x वाले ऐड कर लो, कितने हो गए 33x, 11x कितने 33x प्लस ये कितने हो गए 11 प्लस 22 33 इज इक्वल टू 363, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि मैं ये वाला रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे कर सकूँ। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन बनी हुई है, ये हमने तो सॉल्व करनी बहुत बार सीख ली है ना। अब क्या करेंगे, 33x इज इक्वल टू 363, ये यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, 33x इज इक्वल टू कितना बचेगा इसमें से जब माइनस करोगे 330, 363 में से रजे जब 33 माइनस करोगे, 3 में से 3 0, 6 माइनस 3 3, ये 330, ठीक है। अब देखो 33x इज इक्वल टू ये है ना। अब यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मेरे को तो x को अकेला करना है तो 33 हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 330 डिवाइड में 33, अब ये 110, यानी x की वैल्यू आ गई 10। हमने नंबर क्या माने थे 11x प्लस 11 और ये, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इसके बाद लिखना है आपने, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, हमने माना था 11x, यानी कि क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई में 10 110। सेकंड क्या हो गया
11x प्लस 11 वो कितना हो जाएगा 110 में 11 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 121, ठीक है 121। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 11x प्लस का 22, यानी 11x कितना आया 110 प्लस 22, ये हो गया 132। तो यानी ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स वो हैं जो 11 से डिवाइड हो जाएंगे, 11 के मल्टीपल है। ठीक हो गया, नोट कर लो इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66 एंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:5, फाइंड द 2 नंबर्स। अब सबसे पहले देखो, फिर वही स्टेटमेंट को पढ़ो, ब्रेक करो, माइंड में सेट करो। पहले सेंटेंस इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66, कि किन्हीं 2 होल नंबर्स का डिफरेंस 66 है। कौन से हैं वो 2 नंबर वो तो नहीं पता, डिफरेंस तो बता दिया, दोनों की सब्ट्रैक्शन तो बता दी कि 66 है, पर वो 2 नंबर हैं कौन से वो अभी हमें नहीं पता। देखते हैं क्या पता दूसरे सेंटेंस से ये बात समझ आ जाए। द रेशियो ऑफ दो 2 नंबर इज, ये दी हुई है, 2 नंबर जो हैं उनकी अभी भी रेशियो बताई है कि वो 2:5 की रेशियो में। तो हम क्या मानेंगे यहाँ, फर्स्ट नंबर जो हो गया, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर क्योंकि 2:5 की रेशियो में, तो फर्स्ट नंबर मान लो 2x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 5x, क्योंकि दोनों की रेशियो, अगर आप रेशियो देखो अब इन दोनों की 2x अपॉन में 5x करो, x से x कैंसिल, तो यानी 2/5 की रेशियो में है। ठीक है, तो हमें ऐसे मानना पड़ेगा, ये फर्स्ट नंबर 2x और दूसरा 5x। अब क्या कहा है उसने कि दोनों का डिफरेंस, होल नंबर है ना, होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है। अब अपनी फर्स्ट लाइन पढ़ो, डिफरेंस जो दोनों का है, इन दोनों का डिफरेंस का मतलब दोनों की सब्ट्रैक्शन, 5x माइनस 2x, क्या दे रहा है वो आंसर 66। ठीक है, वो आ गया आंसर 66, बन गई लीनियर इक्वेशन। हमें जो स्टेटमेंट दी है उससे एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, उससे आगे तो आपने सीखा ही हुआ है। क्या हो जाएगा, 5x में से 2x गए 3x। अब x को अकेला करना है, जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला करना है, उसके साथ जो भी नंबर है, ऐड में तो भी हटा दो, माइनस में तो भी हटा दो, मल्टीप्लाई या डिवाइड में जैसे भी है उसको हटाना है, राइट हैंड साइड लेके जाना है, और वो ऑपरेशन कैसे चेंज होगा वो हम बहुत बार सीख चुके हैं। x इज इक्वल टू 66, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू आ गई 22। तो उसने कहा था नंबर्स बताओ, व्हाट आर द 2 नंबर्स, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमने जो एज्यूम किए हैं बस उसमें x की वैल्यू फिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सो नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट नंबर क्या है 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 22, ये हो गया 44, और सेकंड क्या हो जाएगा, वो क्या था 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 22, कितना हो गया 5 2 जा 10, 110। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स फाइंड करने थे, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ आ गया सबको, आ गया सबको, सो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब देखो ये बिल्कुल सेम वैसा सा क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने कॉइन्स वाला किया था। दिवेशी हैज ए टोटल ऑफ 590 रुपीज, टोटल कितने पैसे हैं दिवेशी के पास 590 रुपीज, 590 रुपीज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो जो 590 रुपीज है उसमें कितने कितने वाले नोट हैं, एक तो 50 रुपये वाला नोट भी हैं, 20 रुपये वाले नोट भी हैं, और 10 रुपये वाले भी नोट हैं कितने कितने कि उसके पास टोटल 590 रुपीज़ बन गए। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास घर से देते हैं पैसे, आज 100 रुपीज़ ले जाओ, किसी को तो 100 रुपये का ही नोट दे दिया, किसी को 50-50 के भी मिले हो सकते हैं, किसी को 10-10 के भी मिले हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही है कि कोई देवेशी है बच्चा, उसके पास टोटल कितने रुपीज़ हैं 590 रुपीज़, उसमें कुछ तो 50 रुपीज़ के नोट हैं,
कुछ 20 रुपीज़ के नोट हैं और कुछ 10 रुपीज़ के नोट हैं। तो वो हैं कितने कितने, अब वो देखें, क्या पता अगले सेंटेंस से समझ आ जाए हमें। यस, अगले सेंटेंस में कहा है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट और 20 रुपीज़ नोट्स की रेशो बताइए, इतनी है। इफ शी हैज़ द टोटल ऑफ 25 नोट्स, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच ऑफ द डिनोमिनेशन। अब जो जो कहा है ना उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाते हैं। पहले में तो टोटल अमाउंट बता दिया, दूसरे में उसने हमें 50 और 20 रुपीज़ के नोट्स की रेशियो बता दी। चलो देखते हैं उससे लिख के। सो लेट 50 रुपीज़ नोट्स कितने हैं, 50 रुपये वाले कितने नोट हो गए, 3x कर लो, है ना, 3x कर लें क्योंकि रेशो दिया है। तो 20 रुपीज़ वालों की 20 रुपीज़ नोट्स कितने हो गए, वो 5x हो गए। नोट तो उसके पास 10 रुपये वाले भी हैं, 10 रुपये नोट कितने हो जाएंगे, 50 वाले दे दिए, 20 वाले दे दिए, वो तो रेशो तो दी नहीं। एक लाइन अगली पढ़ो, उसमें दिया है कि उसके पास टोटल 25 नोट हैं, टोटल 25 हैं। टोटल में से 50 और 20 के माइनस कर दोगे तो बाकी के बचे हुए 10 ही रह जाएंगे ना। तो कितने हो गए टोटल नोट्स माइनस कितने, 50 रुपये वाले नोट भी माइनस कर दो और 20 रुपये वाले नोट्स भी माइनस कर दो। तो कितने हो गए टोटल, कितने, 25 माइनस के 3x माइनस के 5x, कितने हो गए 25 माइनस 8x। ठीक है, तो ये टोटल नोट हो गए। ये तो हुए नोट, हमें दिए हुए रुपीज़, क्या दिए, रुपीज़। अब देखो कितने हो जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि ये स्पेस बन सके। ठीक है, ये वाला सेंटेंस रिमूव कर रही हूँ। अब मैं यहाँ, ये बन चुके हैं तीनों तरह के हमारे नोट्स की डिनोमिनेशन। अब देखो ये तो नोटों की वैल्यू आ गई है, ठीक है, इतने इतने तो नोट हैं। अब टोटल रुपीज़ कैसे बनेंगे, तो पहले हमें पता चले 50 रुपये वाले कितना अमाउंट है। टोटल अमाउंट फ्रॉम 50 रुपीज़, फ्रॉम 50 रुपीज़ नोट्स। अगर 3x नोट हैं, तो अगर मैंने जैसे अभी बात की थी, अगर आपके पास 50 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, कितने रुपीज़ बनेंगे, 50 इंटू 2 100 रुपीज़ तभी बनेंगे ना। ऐसे यहाँ से कितने बनेगा, 50 मल्टीप्लाई में 3x, कितना हो जाएगा ये 150x। ऐसे टोटल अमाउंट, टोटल मनी या टोटल अमाउंट लिख लो फ्रॉम 20 रुपीज़ नोट्स, कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 5x, कितना हो जाएगा 100x। और 10 रुपये वाले नोट से टोटल अमाउंट फ्रॉम 10 रुपीज़ नोट्स, कितना हो जाएगा बच्चे, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 माइनस 8x से, है ना। और इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 माइनस का 80x। ठीक है, इतना आ गया। अब ये हो गए टोटल मनी, टोटल उसने दिए 590, यहां से हमारे पास ये है। मैं इसको इरेज कर दूं, अब मैं इसको इरेज कर रही हूं अब एक बार, ठीक है। अब हमारे पास टोटल मनी 50 वाले नोट, 20 वाले नोट और 10 वालों को मिला के हमारे पास टोटल मनी बनेगी ना। तो अब हम वो लिखते हैं, टोटल मनी, टोटल मनी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वाला ऐड, ये वाला ऐड और ये वाला ऐड, है ना। कितना हो जाएगा वो 150x प्लस में 100x प्लस में 250 माइनस का 80x। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल मनी कितना है, टोटल मनी कितनी है, टोटल 590 रुपीज़ है। ठीक है, 590, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से x वाले इकट्ठे कर लो, बाकी अलग। ये कितने हो गए 150 और 100, 250 और 250 में से 80 माइनस होंगे
कितने बचेंगे 0, 15 माइनस 8 7, 170 है ना। 170x प्लस का 250 इज इक्वल टू 590। अब मैंने क्या कहा, x को अकेला रखना है, कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है x अकेला करना है, उसके साथ जितनी भी चीजें हटाओ, पहले तो इसको हटाओ जो थोड़ा दूर है ना। 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250। अब 590 में से 250 माइनस करो, 590 में से 250 0, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, ये आ गया 340। 170x इज इक्वल टू 340। ठीक है, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 340 अपॉन 170, 0 से 0 कैंसिल, 17 2 जा, यानी x की वैल्यू आ गई 2। हमें उसने क्या कहा था, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, वो मैंने रब कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ से देखो 50 वाले कितने नोट्स थे, तो अब हम डिनोमिनेशंस बताएंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रब करके यहाँ लिख रही हूँ। तो क्या थी हमारी 50 वाली डिनोमिनेशंस क्या थे, सो डिनोमिनेशंस ऑफ 50 रुपीज नोट्स। 50 रुपी नोट्स कितने थे हमारे पास, कितने थे 3x थे ना, ये देखो 3x थे, 3x की रेशियो 3x, यानी कितने हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई में 2, 6 नोट है। ठीक है, ऐसे ही 20 वाले लिखोगे, 20 वाले कितने थे 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 5 कितने हो गए 25। और 10 वाले कितने नोट हैं, 10 वाले वो कितने हैं, कितने थे 10 वाले 25 माइनस 8x, तो 25 माइनस x की वैल्यू कितनी है 2, 8 इंटू 2 कितना आ गया ये 25 माइनस 16 कितने हो गए 9, यानी कि 50 वाले 6 नोट हैं, 20 वाले 25 हैं और 10 वाले 9 नोट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉइन्स वाला किया था, ऐसे ही ये नोट्स वाला हो गया। ठीक है, हो गया, समझ आ गया, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो इस तरह से अब आपने ये देखा कि कैसे आपने अलजेब्रिक जो लीनियर इक्वेशन सीखी थी एप्लीकेशंस पे उसको कैसे लगाओगे। तो आपको जस्ट रीड करना है, ब्रेक करना है और अपने दिमाग में फिट करके उसको अप्लाई करना है जस्ट, और कहीं से कुछ हमने रिकॉल नहीं करना है, जो लिखा है उसी से पढ़ के स्टेटमेंट को उतारना है और इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व करना है। आप इनको ट्राई करेंगे, इनको समझेंगे, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम जब इसकी एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।